अगर हम प्रिवलेंस की बात करें इन रिसेंट ईयर्स में रिपोर्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की अक्रॉस द यूएस जो उनसे वो बहुत ज़्यादा हैं, रिपोर्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं। लेकिन नॉन यूएस कंट्रीज़ में इसकी 1% ऑफ द पॉपुलेशन है इसका, और विद सिमिलर एस्टिमेट्स इन चाइल्ड एंड अडल्ट सैम्पल्स। उसके बाद फिर it remains unclear whether high rates reflect an expansion of the diagnostic criteria of DSM-4। कि अब हमें ये नहीं पता कि ये जो हायर रेट्स है वो मे बी DSM-4 के क्राइटेरिया को जो हमने एक्सपेंड किया उसकी वजह से आ गया, या फिर ये सब थ्रेशोल्ड केसेस हैं जो हमारे पास आ रहे हैं अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से, या फिर हमारी जो सी स्टडी मेथडोलॉजी है वो चेंज होने की वजह से, या फिर कुछ चेंजेस आए हैं, या या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में फ्रिक्वेंसीज आई हैं। अभी ये अनक्लियर है कि ये अवेयरनेस है या फिर ये ऑटिज़म में फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं किसी वजह से। उसके अलावा रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स अगर हम देखें तो बेस्ट एस्टैब्लिश्ड prognostic factor for individual outcome within autism spectrum disorder फिर आर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसोसिएटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो है वो बेस्ट यही है कि अगर फॉर इंडिविजुअल अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और प्रेजेंट है और एब्सेंट है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। अगर ऑटिज़म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं है तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि वो फंक्शनल गुड प्रोग्नोस्टिक साइन है ये, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल लैंग्वेज बाय एज 5 ईयर इज़ अ गुड प्रोग्नोस्टिक साइन, ठीक है। और एडिशनल मेंटल प्रॉब्लम्स भी अगर नहीं है तो मे बी बेटर है, अगर है तो फिर इट्स नॉट अ गुड। एपिलेप्सी एज अ कोमोrbid डायग्नोसिस इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लोअर वर्बल एबिलिटी। कि यहाँ पे क्या हो गया, अगर एपिलेप्सी आ गई, एपिलेप्सी अगर कोमोrbid आ गई तो भी यहाँ पे और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ग्रेटर चांसेस हो गए हैं और वर्बल एबिलिटीज़ के लोअर चांसेस हो गए हैं, तो यहाँ पे भी ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर के तौर पे बहुत बुरा है, बहुत बुरा केस है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर प्रेजेंट नहीं है तो अच्छे प्रोग्नोस्टिक साइंस हैं, अगर हैं तो पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस हैं। और लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। प्रैक्टिसेस हैं, इनके साथ भी काम करना पड़ता है, बस नॉर्मल बच्चों से ज़रा थोड़ा हट के ज़्यादा डीप और कीनली वर्क करना पड़ता है, बट दे डू इम्प्रूव। और जब ये इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दें दैन ये बहुत अच्छे से कैच ऑन करते हैं, अगर उनका वो कैरी ऑन रहे। अगर इनका वो पैटर्न एक ही बंदा उनको कैरी ऑन करवा रहा है जिसके साथ इनकी रैपो डेवलप हुई हुई है, अगर वहाँ से नहीं और मतलब कि कंसिस्टेंटली ये वर्क नहीं कर पा रहे एक बंदे के साथ, या इनके पार्टनर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इनकी लर्निंग भी फॉर श्योर डिस्टर्ब होगी। और आफ्टर सम अगर बीच में गैप आ जाए तो उस गैप के बाद फिर दोबारा से वो चीज़ काम करवाना, काम पे लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन अ गैप ऑफ वीक जो उनसे वो इनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल बात कर रहे हैं, तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करें अ वैरायटी ऑफ नॉन स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स जो उनसे हैं और वो यहाँ पे हैं एडवांस पेरेंटल एज, लो बर्थ वेट, फैटल एक्सपोजर टू वेलप्रोएट और मे कंट्रीब्यूट टू रिस्क ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद अगर हम जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल की भी बातें करें, heritability estimates of autism spectrum disorder have ranged from 37% higher than 90% based out to in concordance rate, or currently as many as 15% of the cases of autism spectrum disorder appear to be associated with a non-genetic mutation। मतलब जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मे बी हुआ है विद डिफरेंट डी नोवो कॉपी नंबर वेरिएंट्स और डी नोवो मोटेशंस इन स्पेसिफिक जीन्स एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर इन डिफरेंट फैमिलीज़। उसके अलावा सेलेक्टिव अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ उससे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस से पहले मैं बात करना चाहूँगी, हम बात करते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम
डिसऑर्डर ना, ठीक है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो जब हम ऑटिज़म बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्लस्टर्स और साइन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर्स, ठीक है, सिम्टम्स को वो कवर कर लेती है। स्पेक्ट्रम जो से मतलब कि काफ़ी स्पेक्ट्रम की जब हम बात करें तो वहाँ पे एक वाइड रेंज आ जाती है, वाइड रेंज आ जाती है। अब यहाँ पे पहले पहले जो से DSMs थे उनमें एस्पर्जर, रेट सिंड्रोम, इस तरह के सिंड्रोम भी थे जिनके बिहेवियर्स जो से थे वो ऑटिस्टिक बिहेवियर से मिलते जुलते हैं, बट उनमें डिफरेंट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। मतलब रेट सिंड्रोम में जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कंसीडर होने लग गया उसके, तो उसको भी हमने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में उसको कहीं ना कहीं अटैच कर दिया विद जेनेटिक प्रॉब्लम्स, वो अगर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आ रहा होगा। उसके अलावा एस्पर्जर सिंड्रोम है, एस्पर्जर सिंड्रोम में IQ हाई आता है और इसमें लो ऑटिस्टिक बिहेवियर लो होता है, और अगर उनको किसी चीज़ पे इंटरेस्ट हो, उस चीज़ को अगर वो अपनी मैनेज करने अपना लाइफस्टाइल बना लें तो वो इजीली अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करते हुए अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। मतलब कि वो फंक्शनिंग एरिया अगर उन पे फोकस करें तो वो फंक्शनिंग एरिया को इजीली लेके चल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑटिज़म। लेकिन जब हम ऑटिज़म पे आए, हमने ऑटिज़म को स्पेसिफिक बिहेवियर्स को अच्छे से डील करके और सारा कुछ कर दिया, तो हमने इसको एक अलग से सिर्फ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही रख दिया। अब जो सी कैटेगरीज मज़ीद की अभी मैंने बात की है, एस्पर्जर और रैट, वो कहीं ना कहीं इसमें ही कवर अप हो जाते हैं, या फिर अगर सेपरेट किए जाएँ तो जाहिर सी बात है सेपरेट भी उनकी एक अपनी है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल की, तो ये भी हमारा वैसे हो गया है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, और अगर आप एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में मैं अभी काफ़ी एक टाइम पे मेरा फेवरेट हुआ करता था एस्पर्जर सिंड्रोम, ठीक है, और रैट सिंड्रोम, ये दोनों इसके जो से बिहेवियरल सिम्टम्स है ना, दोनों सिमिलर है ऑटिज़म से, बस एस्पर्जर में माइल्ड होते हैं, मतलब कि वो अपनी डेली लाइफ को कवर अप कर सकते हैं। इनमें IQ हाई होता है एस्पर्जर में क्योंकि, और रैट में जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ऑटिस्टिक बिहेवियर्स जनरेट हो रहे होते हैं। अब हम सिलेक्टिव म्यूटेशंस की बात करें, सिलेक्टिव म्यूटिज़म सिलेक्टिव म्यूटिज़म जो सा है ये आता है एंजाइटी डिसऑर्डर के क्लस्टर से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है कि ये अर्ली डेवलपमेंटल नहीं होता टिपिकली, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड द अफेक्टेड चाइल्ड यूजुअली एग्जिबिट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल के, वो सर्टेन कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग्स में अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल्स शो करता है। कुछ सर्टेन सेटिंग्स में वो अप्रोप्रिएट मतलब कि कोई कम्युनिकेशन स्किल शो ही नहीं करता, बल्कि म्यूट हो जाता है कुछ कॉन्टेक्स्ट में, कुछ सेटिंग्स में, कुछ सर्टेन इवेंट्स में, सिचुएशंस में। तो इस वजह से जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो हम डिलेड स्पीच की भी बात कर रहे हैं, और अब नॉन वर्बल भी डिस्टर्ब्ड है, वर्बल भी डिस्टर्ब्ड है, और जेस्चर की उसको कोई नॉलेज नहीं है, ये सब भी बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इवन इन सेटिंग वेयर द चाइल्ड इज़ म्यूट, सोशल रेस्पिरेटरी इज़ नॉट इम्पेयर्ड, कि अगर वो चाइल्ड म्यूट भी है तो उसकी जो सी सोशल रेसिप्रोसिटी है वो इम्पेयर्ड नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो उसके पास रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स उस पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर की, हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। इन सम फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर दे में बी प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सम सेकेंडरी सोशल डिफ़िकल्टीज़ के, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और कुछ यहाँ पे सेकेंडरी सोशल डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती हैं। स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर की अगर आर नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद अब नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के, स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर उनसे वो अब नॉर्मल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एसोसिएट नहीं करता। जब हम स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें हैं वहाँ पे हम बात करते हैं कि जी वो रिसीव नहीं कर पा रहा या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जैसे कि मैंने आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर में बहुत अच्छे से बताया। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एसोसिएट नहीं करते, जबकि यहाँ पे अब नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ रही है कि उस बच्चे पे अब उस बच्चे को जेस्चर्स भी नहीं पता, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी नहीं पता। तो यहाँ पे वही चीज़, दोबारा से वही चीज़ के लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स नहीं
होते, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ नहीं होती, जबकि ऑटिस्टिक पेशेंट में रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे हम बात करें मोटर स्टीरियोटाइप्स की। मोटर स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में जो सी मोटर स्टीरियोटाइप्स होती हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर है। Additional diagnosis of stereotypic movement disorder is not given when such repetitive behaviors are better explained by the presence of autism spectrum disorder। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट की एडिशनल एक्सप्लेनेशन नहीं कही हुई कि अगर ये सर्टेन सिम्टम्स के साथ आए तो हम इसको ये स्पेसिफाई करेंगे या ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। इसलिए जब स्टीरियोटाइप्स सेल्फ इंजरी और सेल्फ इंजरी कॉज कर रहा हो तो ट्रीटमेंट बिकम अ फोकस ऑफ, तो वो तब स्टीरियोटाइपिंग मूवमेंट्स जब हमें कोई इंजरी कॉज कर रहा हो, जब हमारी कोई सिग्निफिकेंट मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंट हो के हमारे किसी ना किसी एरिया को अफेक्ट कर रहा हो, तब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट जो उनसे ट्रीटमेंट पे गौर करते हैं और इसको डायग्नोस करते हैं। जबकि ऑटिज़म में वही सारी बात कि उसमें रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी आ रहे हैं, मूड भी आ रहा है, लैंग्वेज भी आ रही है और दूसरे भी मज़ीद सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे हम भी डायग्नोस कर सकेंगे। उसके बाद अटेंशन डेफिशिएंट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अटेंशन डेफिशिएंट जो से होते हैं उनका फोकस जो से वो लो होता है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में कॉमन इंडिविजुअल विद हाइपर एक्टिविटी जो से दोनों में इक्वल मतलब कि कॉमन हो सकती है, दोनों में कॉमन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ADHD के बच्चे जो से वो ADHD का बच्चा जो सा है वो उसका सोशल जो सा वो डिस्टर्ब नहीं होता, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जितनी ऑटिस्ट की होती है। ठीक है, और डायग्नोसिस ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन एडिशनल डिफ़िकल्टीज़ और मतलब कि और हम ADHD के साथ एक हाइपर एक्टिविटी का भी क्राइटेरिया है। हाइपर एक्टिविटी का क्राइटेरिया जब एक्सीड करता है या उसको हम देखते हैं, तब हम टिपिकली उस बच्चे की मेंटल एज के कंपैरेबली उसको ADHD डायग्नोस करते हैं। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है। स्किज़ोफ्रेनिक की जब हम बात करें, स्किज़ोफ्रेनिक विद चाइल्डहुड ऑनसेट यूजुअली डेवलप आफ्टर अ पीरियड ऑफ नॉर्मल और नियर नॉर्मल डेवलपमेंटल, कि वो डेवलपमेंटल एज के बाद आता है। ठीक है, या मतलब 5 साल के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। तो एक तो ये चीज़ एक डिफरेंट होगा। और आप prodromal state has been described in which social impairment and atypical interests and beliefs occur, which cause confused with the social deficits seen in autism spectrum disorder. Hallucinations and delusions, which are defining features of schizophrenia, are not features of autism spectrum disorder। कि यहाँ पे हम hallucinations and डिल्यूजन की बात करते हैं तो वो तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स है ही नहीं, तो ये फीचर्स होंगे जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को डिफ़ाइन करेंगे। और सोशल इम्पेयरमेंट और टिपिकल इंटरेस्ट एंड बिलीव्स जो होते हैं वो में भी हम देख सकते हैं कि वो मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में आ जाए। ठीक है, और में भी आ जाए। हाउएवर क्लिनिशियंस मस्ट टेक इनटू अकाउंट द पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल विद, और लेकिन जब वो किसी क्लिनिशियन के पास जाएगा तो मे बी क्लिनिशियन ये ज़रूर देखेगा कि हिस्ट्री में उसके क्या बिहेवियर्स थे, और वो उस बच्चे को इन अकाउंट फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी ज़रूर देखेगा। अगर वो कॉन्क्रीट होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही करेगा। अगर नहीं हालुसिनेशंस और डिल्यूजन्स रिपोर्ट हो रहे हैं और सर्टेन बिहेवियर्स जो हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिक फीचर्स की तरफ, तो मे बी वी कैन डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद कोमोबिडिटी की बात करते हैं। कोमोबिडिटी हम पीछे भी देख रहे थे कि ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के साथ अच्छा खासा कोमोबिड कर जाता है। ठीक है, और मैनी इंडिविजुअल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव साइकेट्रिक सिम्टम्स दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द ऑर्डर डिसऑर्डर। मतलब 70% ऑफ द इंडिविजुअल जो से होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हैव वन कोमोबिड मेंटल डिसऑर्डर, के उनका एक
एक ज़रूर कोई एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। 40% में हैव टू और मोर, और मे बी 70% में से 40% में दो या दो से ज़्यादा भी मेंटल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। व्हेन क्राइटेरिया फॉर बोथ ADHD एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम आर मेट, वो डायग्नोसिस शुड बी गिवन। अगर ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दोनों का क्राइटेरिया मैच कर जाएगा तो हम दोनों भी डायग्नोस कर सकती हैं। जबकि हमने ऊपर बात की थी, अगर वो उसका IQ लो है और हम उसको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट डायग्नोस कर रहे हैं तो हम उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम जो सा वो डायग्नोस नहीं कर सकते। अभी हमने पीछे बात की थी ये। अब आगे बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई क्योर नहीं है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट है। वन साइज़ फिट्स ऑल ट्रीटमेंट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यहाँ पे हैं। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान्स IEPs जो से वो हम बनाते हैं उस बच्चे के, उसके साथ हम उस बच्चे के साथ काम करते हैं। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द चाइल्ड्स एबिलिटी। अब जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे फिर हमारा एक ही गोल रह जाता है कि इस बच्चे की एबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करना। जहाँ तक कैपेसिटी है इस बच्चे की एबिलिटीज़ को लेके जाना और लेवल अप करना, टू फंक्शन बाय रिड्यूसिंग। और जब हम उसकी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं ना, तो उसके सिम्टम्स जो से होते हैं वो खुद ब खुद डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो उनसे सिम्टम्स होंगे वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और ऑटिस्टिक और ADHD के बच्चों को मेडिसिन भी दी जाती हैं, तो वो भी हम अकाउंट रखते हैं। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स कैन हेल्प योर चाइल्ड। अगर हम अगर वो बच्चा टाइम से चला जाता है, प्री स्कूल डायग्नोस हो जाता है और प्री स्कूल चला जाता है, स्पेशल एजुकेशन में चला जाता है, किसी साइकेट्री या किसी ऐसे बच्चे के बंदे के पास चला जाता है जो उस पर IEPs जो से वो टाइम पे अर्ली इंटरवेंशन के तौर पे वो अप्लाई करना शुरू कर दे उसके लिए बना के, तो वो बच्चा जो है वो जल्दी से क्रिटिकल सोशल कम्युनिकेशन फंक्शनल एंड बिहेवियर स्किल्स जल्दी से सीख जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम ऑप्शंस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपी यहाँ पे यूज़ होती है। बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपी इमिटेशन, मॉडलिंग, शेपिंग, प्रेज, प्रॉम्प्टिंग, और इसी तरह डिफरेंट जो सी बिहेवियर थेरेपीज़ हैं, पॉइंट पॉजिटिव, और ये सारी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अर्ली इंटरवेंशन भी दी जाती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। एजुकेशनल एंड स्कूल बेस्ड थेरेपीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ नॉर्मली अगर बच्चा बड़ा है, लेकिन CBT जो उनसे हमें भी उस चाइल्ड के पेरेंट्स पे अप्लाई हो सकती है। जॉइंट अटेंशन थेरेपी भी अप्लाई हो सकती है। मेडिकेशन ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, देते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी दी जाती हैं। न्यूट्रिशनल इसलिए क्योंकि फिक्स्ड फूड, सेम फूड एवरी डे, वो उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी उसकी वजह से उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस वजह से उसको न्यूट्रिशनल थेरेपीज़ दी जाती हैं, मतलब कुछ सप्लीमेंट्स भी दी जाती हैं, या फिर उसको सिखाया जाता है कि आपने आज ये खाना है, वो खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उनकी हीटिंग हैबिट्स भी फिर डेवलप करवाई जाती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वही चीज़ कि हमारी गोल क्या होता है कि हमने उस बच्चे की एबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी देते हैं, जिसके ज़रिए वो कोई ना कोई अपना मखसूस गोल या कोई स्किल जो है वो डेवलप कर सके। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको समझ आया हो। कोई भी क्वेश्चन है या कोई कताई हो गई है तो यू मे आस्क एंड पॉइंट आउट इन द कमेंट बॉक्स, और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। लाइक, फिर से मैं कह रही हूँ, लाइक और सब्सक्राइब तो मस्ट है। तो अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।